हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उन सभी को सबसे पहले ढेर सारी बधाइयाँ और बेस्ट ऑफ लक कि उनका पेपर जो कल से स्टार्ट हो रहा है उसमें आप अच्छा करें। आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करें और अच्छे नंबर पाएँ। इसी को देखते हुए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि ये दुविधा बनी रहती है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उन क्वेश्चन को देख के ज़रूर जाएं। ऐसे क्वेश्चनों को बताने के लिए आज का ये मेरा लेक्चर है। तो आपका जो पेपर है वो दो भाग में डिवाइड है। तो इसका जो पहला पोर्शन है जिसे आप बेसिस ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, ये पहला पोर्शन है जिसे आप CHE 101 के नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ पेपर, वो पेपर है CHE 102 का। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उसमें आप क्या क्या चीज़ों को पढ़ करके जा सकते हैं जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर मिल सके। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं उनको ज़रा देख लेते हैं, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो उनकी सहायता से इन टॉपिक को ज़रूर देखिए। और भी टॉपिक आप देख सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक को आप ज़रूर से देख करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होकर के आप जाएं। तो देखते हैं कौन कौन से वो टॉपिक हो सकते हैं। तो जो पहला है यूनिट 1 से हमने जो चूज़ किया है, यूनिट 1 से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बन सकता है? क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज रेजोनेंस, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है कि रेजोनेंस किसे कहते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ आप इसको एक्सप्लेन करें। साथ ही साथ क्या हो सकता है, रेजोनेंस के साथ रेजोनेंस एनर्जी को भी पूछ सकता है कि व्हाट इज रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो रेजोनेंस या रेजोनेंस एनर्जी, इन दोनों को देख करके जाइएगा। रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, तो ये पहला क्वेश्चन जरूर से देख के जाइएगा। रेजोनेंस या रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर हो सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन इससे बनता है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से है, वो है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साथ ही साथ कहेगा राइट इट्स टाइप विथ एन एग्जाम्पल। इसके टाइप को भी कहता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर को भी बताइए, और साथ में एग्जाम्पल के साथ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेके एंड रेजोनेंस एनर्जी को लेकर के। अगला जो हमको इसमें समझ में आ रहा है वो हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, एक शॉर्ट नोट पूछ सकता है किस पर, डाइपोल। शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है डाइपोल मोमेंट के ऊपर। डाइपोल मोमेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट जैसा पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इस पे हो सकता है। और एक जो लास्ट हमें समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर से जो लास्ट हो सकता है वो हो सकता है पोलराइजिंग पावर। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, ये हो सकता है पोलराइजिंग पावर से ज़्यादा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन बन सकता है किसके ऊपर, पोलराइजिबिलिटी के ऊपर। पोलराइजिबिलिटी, ये BILI है, सॉरी, पोलराइजिबिलिटी ऐसा। तो ये 4 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट हैं मेरी नज़र में, ऐसा।
और अगर मैं देखूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, दूसरे पे रेजोनेंस रखूंगा, तीसरे पे डाइपोल रखूंगा और सबसे लास्ट में प्लॉजिबिलिटी रखूंगा। तो और भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ है ये 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको यूनिट 1 में बताया है, इसे भी देख करके आप जरूर से जाएं। इसी तरह यूनिट 2 को देख लेते हैं कि यूनिट 2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। तो यूनिट 2 भी देख लेते हैं। उसके लिए यूनिट 2 को जब देखते हैं कि यूनिट 2 में कौन सा क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिड टर्म एग्जाम है तो मैं मान के चलता हूं कि अभी कुछ ऐसा सिलेबस तो डिफाइन नहीं किया है, फिर भी मैं मान के चलता हूँ चलो भाई 4 यूनिट तक तो हो सकता है। तो 4 से 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यूनिट 1 हो गया है, यूनिट 2 देखने जा रहे हैं। यूनिट 2 में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है कि डिफरेंस लिखने को कह सकता है किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये कह सकता है। तो ये मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एक क्वेश्चन हो सकता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच का डिफरेंस लिखने को। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किसे कहते हैं या इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये क्वेश्चन में इसको समझ में आ रहा है कि हो सकता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड explain sp, sp2, sp3 hybridization with an example। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन भी देख के जाना चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो अगला मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन जो समझ में मुझे आ रहा है वो है क्या, वो है आपका VSEPR थियरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है यहाँ से। ये थियरी लिखने को मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा पूछने का संभावना है। व्हाट इज BSPR थियरी, 2 लाइन की ये देख लेंगे, 3 पॉइंट्स हैं उसमें कि कब डिस्टॉर्शन होता है। सेंट्रल मेटल एटम के साइड में अगर आपके केवल बॉन्ड पेयर हैं तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा, बॉन्ड पेयर के साथ अगर लोन पेयर भी हैं तो डिस्टॉर्शन होगा। और डिस्टॉर्शन का जो ट्रेंड है क्या है, तो हम कहते हैं कि भाई सबसे अधिक किस में होता है, लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, फिर बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन है। तो ये ट्रेंड के साथ इस ट्रेंड को लिखने के बाद 3 पॉइंट है, आप इसको BSPR थियरी को लिख सकते हैं। तो BSPR थियरी, लेकिन हाँ BSPR थियरी का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे BSPR थियरी तो देख के जाइएगा, साथ ही साथ इसके बेसिस पर H2O का स्ट्रक्चर और NH3 का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, H2 NH3। और अगर मैं कहूँ तो मुझे NH3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, NH3 का स्ट्रक्चर। तो NH3 का स्ट्रक्चर भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। इसके अलावा मुझे 2 और लग रहे हैं जिनका स्ट्रक्चर देखने लायक है। वन इज अ SF4 एंड सेकेंड वन इज अ ClF3। ऐसा इसका स्ट्रक्चर है डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और एक का इसमें से T स्ट्रक्चर है ऐसा। तो ये स्ट्रक्चर भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर मैं कहूँगा, एक आयंस भी देख सकते हैं अगर आयंस आपको लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से एक आ जाना चाहिए। जो मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आ जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ ये बात। इसको आपको देखने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन्हीं 2 को अच्छे से अगर आप देख के जाएंगे तो एक आना निश्चित है, तय है। तो मेरा ये मन कर रहा है कि इन दोनों में से एक आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, और एक क्वेश्चन जो मुझे समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस यूनिट से। और वो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि या तो नाइट्रोजन का या तो ऑक्सीजन का, इन दोनों में से किसी एक का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आ जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये बनाने को दे सकता है।
ऐसा। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस आने के पूरे चांसेस हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और अगर एक और हम देख लें तो CO हो सकता है जो हमारे कोर्स में है। तो ये तीनों को अगर देखें, तीनों मैंने बताया है, आप वीडियो देख सकते हैं मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के, तो ये तीनों मैंने बताया हुआ है। ओके, तो ये यूनिट सेकंड से मुझे लग रहा है कि 4 क्वेश्चन हो सकते हैं जिनकी आने की संभावना सबसे अधिक है। ऐसे यूनिट थर्ड भी देख लेते हैं, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। इसके अलावा भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे लग रहे हैं टॉपिक को देख करके, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आप देख करके जाएंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और भी क्वेश्चन आपने जो तैयार कर लिए, ठीक है, अच्छी बात है, जो आपने तैयार कर लिया उसको भी रिवाइज करके जाइएगा। ऐसा यूनिट थर्ड है, पीरियोडिक टेबल से है, और पीरियोडिक टेबल से मुझे लग रहा है क्वेश्चन जो पहला बन सकता है वो होगा शील्डिंग से। अगर क्वेश्चन इससे देना होगा तो शील्डिंग से हो सकता है, और स्क्रीन इफेक्ट, बात वही है, और स्क्रीन इफेक्ट हो सकता है, और स्क्रीन इफेक्ट एक ही चीज़ है। तो एक क्वेश्चन ये शील्डिंग वाला हो सकता है, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, पूछ सकता है, और जो दूसरा मुझे लग रहा है क्वेश्चन इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है शेल्टर रूल के ऊपर, एक क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन दे सकता है, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा हो सकता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर हो सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है मुझे लग रहा है। और इसके अलावा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसा। तो ये 4 क्वेश्चन की मुझे संभावना है कि यूनिट थर्ड से ये 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये 4 चीज़ आप देख करके जाइएगा यूनिट थर्ड के लिए। इसी तरह अगर यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 को देख लेते हैं थोड़ा सा, यूनिट 4 देख लेते हैं। यूनिट 4 से क्या हो सकता है, मुझे पाउलिंग का भी लग रहा है कि और है यूनिट थर्ड में, एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ पाउलिंग स्केल। तो पाउलिंग स्केल भी आप थर्ड से देख सकते हैं। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जाम्पल के साथ, और इसका एप्लीकेशन पार्ट, ये दोनों इसका इंपॉर्टेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद मुझे और नहीं लग रहा है इसमें से कुछ और देखने लायक है। इंजेक्टिव बहुत ही कम है चांसेस, इलेक्ट्रोमैरिक भी चांसेस कम हैं, मीजोमैरिक हाइपर कॉन्जुगेशन देख के जाइएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे बेहतर है इसमें टॉपिक में। और यूनिट 4, अच्छा यूनिट थर्ड से एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है। यूनिट थर्ड में या देख लीजिए, एक छोटा सा टॉपिक छूटा है यूनिट थर्ड में क्या है, एक प्रिंसिपल है HSAB, ये एसिड बेस का है, ये एक प्रिंसिपल है, इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन ही मुझे लग रहा है बेस्ट यहाँ से, इसके अलावा मैं नहीं कहूँगा, अभी सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊँगा आपको, और जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ रहा है यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो इसके अलावा मैं कहूँगा कार्बोकेटायन एंड कार्ब एनायन। इसके अलावा मैं एक छोटा और क्वेश्चन कह दूँगा आपको, तो कहूँगा कार्बोकेटायन देख के जाइएगा, बस कार्बोकेटायन, और इसका ट्रेंड देख के जाइएगा। ट्रेंड का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 1 डिग्री के लिए क्या है, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए किस तरह का ट्रेंड इसका होता है। तो कार्बोकेटायन में आपको प्रेफर करूँगा। तो ये मैंने आपको बताए हैं कुछ क्वेश्चन 4 से 5 यूनिट के बीच में, ये 5वें यूनिट का क्वेश्चन होगा कार्बोकेटायन। और मुझे अभी तो और कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल देख सकते हैं, एंड इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स,
ऐसे ये कुछ टॉपिक मैंने आपको बता दिए कि इन टॉपिक को देख करके जाएंगे, तो आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा होगा और जो आपने तैयारी पहले से की है उसको भी देखेंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जिस पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा और अच्छे से तैयार करके जाएंगे। आई थिंक आपका पेपर अच्छा हो और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आगे जब हम मिलेंगे, अब जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि जितने भी टॉपिक हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप तैयार करें। समय कम है और तो आप सारे टॉपिक को थोड़ा सा देख करके जाइएगा। एंड देन बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक यू।